क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में कोई ऐसा दौर रहा होगा जिसने आज के ज्ञान और विज्ञान की पूरी नींव ही रख दी? नमस्कार, और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जो हमें सीधे प्राचीन भारत के सबसे महान कालखंड यानी गुप्त साम्राज्य में ले जाएगा। आखिर क्यों आज भी इतिहासकार इसे निर्विवाद रूप से स्वर्णयुग कहते हैं? चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे रहस्य से करते हैं जो शायद आपने भी कभी न कभी देखा या सुना होगा। दिल्ली का ये राजसी लौह स्तंभ। दिखने में ये एक विशाल स्मारक है, लेकिन इसे 1000 साल से भी बहुत पहले यानी प्राचीन भारत में ढाला गया था। अब यहीं पर दिमाग चकरा देने वाला सवाल खड़ा होता है। मतलब जरा सोचिए, 6 टन से ज्यादा भारी लोहे का ढांचा, वो भी 1600 साल पुराना, खुले आसमान के नीचे खड़ा है और उस पर जंग का एक नामो निशान तक नहीं है। प्राचीन इंजीनियरों ने आखिर ये कमाल किया कैसे? इस रहस्य का जवाब हम आगे जानेंगे, लेकिन पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। हम बात कर रहे हैं 320 से लेकर 550 ईस्वी के आसपास की। ये वो समय था जब गुप्त साम्राज्य बहुत ही तेजी से उभरा और अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच गया। और यही वो समय है जिसे दुनिया भर के इतिहासकार एक स्वर में भारत का स्वर्ण युग मानते हैं। ये कोई ऐसा ही दिया गया नाम नहीं है। ये सच में एक ऐसा दौर था जब संस्कृति, दर्शन और विज्ञान में एक ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ कि हमारी सभ्यता वास्तव में अपने सर्वोच्च शिखर पर जा बैठी। अब सवाल यह है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इतने बड़े साम्राज्य में इतनी स्थिरता आखिर कैसे आई? इसके पीछे मुख्य रूप से एक ही व्यक्ति का विजन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इनकी रणनीति की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सिर्फ अंधी दौड़ में युद्ध नहीं लड़े, इसके बजाय इन्होंने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बहुत ही स्मार्ट वैवाहिक गठबंधन बनाए और जब जरूरी हुआ तब पश्चिमी क्षत्रपों पर ऐसी निर्णायक जीत हासिल की कि साम्राज्य सीधा अरब सागर तक फैल गया। मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक शांति ही शांति। और इस शांति का पैमाना कितना बड़ा था पता है? लगभग 7.5 करोड़ लोग। आज के हिसाब से शायद आपको यह नंबर बहुत बड़ा न लगे, लेकिन उस जमाने के लिए यह संख्या सच में चौंका देने वाली थी। इतने सारे लोग बिना किसी डर के फल फूल रहे थे, व्यापार कर रहे थे, एक परफेक्ट माहौल जहां कला और संस्कृति बेखौफ पनप सकें। और इसी शांत और सुरक्षित माहौल ने जन्म दिया हमारी पहली बड़ी उपलब्धि को, कला के क्षेत्र में एक पूरी तरह से नई क्रांति। वास्तुकला में जो बदलाव आया वो बिल्कुल नाटकीय था। पहले लोग लकड़ी की साधारण इमारतें बनाते थे जो समय के साथ खराब हो जाती थीं, लेकिन अब सीधे देवगढ़ के दशावतार मंदिर जैसे स्मारकीय पत्थर के मंदिर बनने लगे, एकदम स्थायी, जटिल नक्काशी वाले और भव्य टावर वाले। तकनीक के मामले में यह एक बहुत ही बड़ी छलांग थी। सिर्फ इमारतें ही नहीं, मूर्तिकारों ने ऐसे इंसानी रूप गढ़ने शुरू कर दिए जो बिल्कुल जीवंत लगते थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी, बहुत ही गहरी शांति दिखती थी। अजंता की गुफाओं के वो मशहूर रंग बिरंगे भित्ति चित्र इसी दौर के हैं। और मूर्तियों में जो हाथों की मुद्राएं आप देखते हैं ना, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं थीं। उन सब का एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक मतलब होता था। कला और वास्तुकला की इस महारत के साथ साथ अगर कोई और चीज जो बिल्कुल अपने चरम पर थी, तो वो था इस युग का बेहतरीन साहित्य। गुप्त साम्राज्य में विद्वानों को शाही दरबार में सर आंखों पर बिठाया जाता था। आपने 9 रत्नों का नाम तो सुना ही होगा। बस यहीं से लिखित संस्कृत साहित्य अपने सबसे बेहतरीन, सबसे परिष्कृत रूप में निखर कर दुनिया के सामने आया। इस दौर ने हमें कालिदास और विशाखादत्त जैसे दिग्गज लेखक दिए। उनकी कविताएं, उनके संस्कृत नाटक, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। चाहे वो प्यार और रोमांस की बात हो या फिर राजनीतिक दांव पेच की, इन रचनाओं ने उस युग के पूरे समाज को जैसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन रुकिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद इस युग की सबसे दिमाग घुमा देने वाली बात है। गणित और तारों की दुनिया में हुए अद्भुत चमत्कार। जरा सोचिए, हमारे पास आज की तरह कोई आधुनिक टेलीस्कोप या उन्नत उपकरण नहीं थे। फिर भी आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे जीनियस विद्वानों ने ग्रहों की सटीक गति का पता लगा लिया था और शुरुआती त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री विकसित कर ली थी। इन लोगों ने सच में आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। ये फैक्ट तो सच में हैरान कर देने वाला है। 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो भी दशमलव के 4 स्थानों तक।
एकदम सटीक 3.1416। बिना किसी कैलकुलेटर के ये सब सोचना भी अविश्वसनीय लगता है ना? और हाँ, सबसे बड़ी खोज शून्य यानी जीरो। ब्रह्मगुप्त ने शून्य को व्यवस्थित तरीके से एक गणितीय अंक के रूप में इस्तेमाल किया। इस एक अकेले कॉन्सेप्ट ने पूरी दुनिया के गणित को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी की मदद से वो जटिल खगोलीय गणनाएं कर पाते थे और यहां तक कि ग्रहण कब लगेगा इसकी बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी भी कर लेते थे। तो इन सब का अंतिम परिणाम क्या हुआ? इस साम्राज्य ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो केवल उनके समय या भारत तक सीमित नहीं रही। 0 से 9 तक की जो बेस 10 नंबर प्रणाली आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, वो यहीं जन्मी थी। यहाँ की वास्तुकला और कला के ब्लूप्रिंट्स समुद्र पार करके दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचे। कंबोडिया का मशहूर अंकोर वाट मंदिर जो आपने देखा होगा, वो इसी वास्तुकला से गहराई से प्रभावित है। और जहां तक हमारे उसी लौह स्तंभ के रहस्य का सवाल है जिससे हमने शुरुआत की थी, तो आधुनिक विज्ञान ने अब इसे सुलझा लिया है। पता चला है कि हमारे प्राचीन लोहारों ने जानबूझकर इसमें बहुत अधिक मात्रा में फास्फोरस का इस्तेमाल किया था। जब यह हवा और नमी के संपर्क में आता है तो खुद ब खुद एक सुरक्षात्मक परत बना लेता है। तो देखा आपने, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि बहुत ही उन्नत रसायन विज्ञान था। तो अंत में एक बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। क्या किसी स्वर्ण युग की असली पहचान इस बात से होती है कि उसने कितनी जमीन पर कब्जा किया, या फिर इस बात से कि उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए, यानी हमारे और आपके लिए, कितना शानदार ज्ञान विरासत में छोड़ा? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए